हाँ फिर लास्ट हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब जो नया टॉपिक है उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, इसको समझ लो। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। मैं आपको सिंपल सा अगर इसके हिंट दूं तो आपने देखा होगा जब भी आप एफ डॉट डी करते हो तो आंसर आप डब्ल्यू लिखते हो, वर्क। और जब भी आप आर क्रॉस एफ लिखते हो तो आप टॉर्क लिखते हो। सही है। इस दोनों कंडीशंस में इसका डॉट का ताल्लुक होता है स्केलर से और इस क्रॉस का ताल्लुक होता है वेक्टर से। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, हालांकि इस क्वांटिटी में फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। यहाँ पे मोमेंट आर्म पे वेक्टर है और इसके अलावा फोर्स भी वेक्टर है, मगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डॉट की बात करता हूँ, पहले उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो, फिर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। अगर हम बात कर लें पहले डॉट प्रोडक्ट की, सही है। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमेशा याद रखना, जो ए डॉट बी होता है ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। डॉट का ताल्लुक हमेशा कॉस से होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ए और बी कोई दो वेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ कंडीशंस ये फिजिक्स में हमें दी जाती हैं, जैसे आई डॉट आई है, जैसे जे डॉट जे है, जैसे के डॉट के है। ठीक है, अब आप जरा इसको समझो। अगर मैं आई जे के की बात कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल में मैंने पहले भी बताया था, ये होता है एक्स एक्सेस, ठीक है, और ये वाला होता है वाई एक्सेस, ठीक है, और ये वाला होता है जेड एक्सेस। ठीक है, एक्स पर होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई पर होता है जे यूनिट वेक्टर और जेड पर होता है के यूनिट वेक्टर। बोलो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई को आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई आई आएगा और आगे आएगा कॉस थीटा। अब थीटा कौन सा आ रहा है? अगर यहाँ पे दोनों वेक्टर आई हैं तो इसका मतलब एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर भी ऐसे है। अगर दो लाइंस आपस में इस तरह पैरेलल हो तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पर कितना आएगा? आई डॉट आई। आई डॉट आई का मतलब क्या है? ये वाला वेक्टर भी आई पर है और ये वाला वेक्टर भी आई पर। तो यहाँ पर हो गया आई डॉट आई कॉस जीरो। एज वी नो दैट जो कॉस जीरो होता है वो हमेशा बराबर होता है 1 के। इसके अलावा आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जो आई है, जे और के है, इस आई जे और के को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, कॉस जीरो के बदले भी। तो सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ गया? बोलो भाई, 1 आ गया। इसका मतलब याद रखो, हमेशा आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के हमेशा 1 के बराबर होगा। ये कंडीशन याद रखनी है आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ आई को आई से कर रहा हूँ तो इस तरह हो रहा है। अगर मैं जे को जे से करूंगा तब क्या होगा कि एक ये वाला वेक्टर भी जे पर है ऐसे, और ये वाला वेक्टर भी जे पर है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा? जीरो। कोई कॉस जीरो बन गया, आंसर बना जाएगा। तो ये कंडीशन याद रखो, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के। ये वहाँ लिखा हुआ है, देख लो नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने
ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के बराबर बता दिया। जब दो पैरेलल वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों उसका जो रिजल्टेंट है क्या है, स्केलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ये मैंने पहले बता दिया आपको फोर्स है, तो वर्क आंसर आ रहा है। ए बी बराबर होते हैं ए बी कॉस थीटा के, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, एग्जांपल वर्क की उन्होंने दे दी, वो भी दे चुका हूँ। बात समझ आ रही है? एक और कंडीशन रह गई, याद रखो मसला, ये सब चीजें एग्जांपल दे दी है, बात समझ आ गई ना। तो मैं क्या अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, स्केलर बनेगा तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, वेक्टर बनेगा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाएगा। अच्छा, एक और कंडीशन उन्होंने दी हुई है आई डॉट जे वाली। अब ये भी समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। देखो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कह रहे हैं ये आई डॉट जे, सिर्फ इसको समझा रहा हूं मैं, बाकी अगले वाला आपको समझ आ जाएंगे। अगर मैं आई डॉट जे की बात करूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर आई पर है और एक वेक्टर, अगर एक वेक्टर आई पर है इस तरह और एक वेक्टर जे पर है इस तरह, तो कितना एंगल बन रहा है, हाँ 90 डिग्री बन जाता है। हमेशा याद रखना, ये मैंने पहले ही बताया था, ये आई जे और के इस तरह से होते हैं, ये मैंने पहले बताया था। ये वाला होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस, तो ये वाला होता है जेड एक्सेस, तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आई के बदले आपने 1 लिख दिया, जे के बदले आपने 1 लिख दिया, और कॉस क्या आएगा 90। एज वी नो दैट कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ हो गया आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई किसके बराबर होगा, ये सब के सब 0 के बराबर होंगे। ये सेकंड कंडीशन है जो स्केलर प्रोडक्ट की है। यहीं तक हुआ है, इसके अलावा कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। अब तक मैंने कोई न्यूमेरिकल तो नहीं कराया ना, बस न्यूमेरिकल एक साथ करा दूंगा मैं। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ लो। इन्होंने देखो ये बात कह रहे हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सब किसके बराबर है। अब ये एंड फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ दी हुई हैं। देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रही है कि अगर मैं ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करूँगा आंसर कितना आएगा, ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। ये कंडीशन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। इसके अलावा कॉस 90 0 के बराबर, ये कंडीशन 0 के बराबर होती है, फिर ये 1 के बराबर होता है, ये भी समझ आ गया। ये केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, एक उस तरफ है दूसरा उस तरफ है, तो ज़ाहिर है कॉस 180 बनेगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और तो कुछ भी नहीं है, खत्म बस। दो बातें इसमें मिसिंग रह गई हैं, सुन लो वो भी जो उन्होंने कही हुई है। देखो ए डॉट बी हमेशा बी डॉट ए के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव को, दोनों सेम टू सेम होते हैं, क्योंकि ए से मैं बी को मल्टीप्लाई करूँ, बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ, सेम टू सेम। आपने एक बात पढ़ी होगी बचपन में कि जब भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो अलजेब्रिक, सिंपल अलजेब्रिक से हो जाता है। तो सिंपल अलजेब्रिक का मतलब क्या है, 2 3 जा 6 3 2 जा, दोनों सेम टू सेम रहते हैं, तो ये कम्यूटेटिव को फॉलो कर लेता है। इसके अलावा इन्होंने एक और बात बताई एंटी पैरेलल वाली। एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है अगर एक वेक्टर इस तरफ है तो एक वेक्टर इस तरफ होगा, तो इतना एंगल कितना बनेगा 180, और cos 180 किसके बराबर होता है -1 के। cos 0 1 के बराबर होता है, cos 180 -1 के बराबर होता है, cos 90 0 के बराबर होता है। ये तीन आप चीजें पता नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपका अगला टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। जी नहीं, मतलब ये ऐसा आ जाता है कि कंडीशंस कुछ पता नहीं चाहिए आपको, एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल में जरूरी होते हैं। अच्छा, एक काम की बात याद रखो, जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा ना, डॉट प्रोडक्ट जब भी ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो ए भी वेक्टर है और बी भी क्या है, वेक्टर है, तो आंसर जो है ना, आंसर हमेशा नंबर्स में आता है। क्रॉस की बात करेंगे, ये मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। इधर देखो भाई, शायद से अगर मैं ए वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ए बराबर है 2i + 3j + 4k, और बी वेक्टर बराबर है 6i + 3j + 8k, और मुझे इसका निकालना है ए डॉट बी। तो मैं किस तरह करता हूँ, पहले ए लिखता हूँ 2i + 3j + 4k, और फिर डॉट लिखता हूँ 6i + 3j + 8k, ठीक है भाई, बोलो। अब इसके अंदर हमेशा मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपने किया है कभी ऐसा, आई को आई से, जे को जे, के को कैसे, ऐसे क्यों करते हैं। मैं आई को
अगर मैं आई को आई से कर रहा हूँ तो 2 6 जा, फिर मैं आई लिखता हूँ? क्यों नहीं लिखता? रीजन कोई होगा ना इसके पीछे। और मैं आई को आई से कर रहा हूँ, आई को जैसे क्यों नहीं कर रहा? क्या है? क्या है? जी क्या कह रहे हो? अब ये मैंने अभी तो करवाया था मैं सब। जब मैं आई को आई से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर कितना आता है? तो ये 2 6 12 हो गया और आई आई 1। और जब मैं आई को जैसे करूंगा क्या आंसर आ रहा है? तो जब से भी आई से आई को करता है बस, आई को जैसे करेगा आंसर कितना आएगा? आई को कैसे करेगा आंसर कितना आएगा? वो करता ही नहीं है। और आई आई राइट कैसे हो रहा है? क्योंकि आई आई का डॉट कितना होता है? 1 12 1 जा 12। आज समझ आ रही है? तो साइंस है, रटा नहीं है इसके पीछे। यहाँ कितना होगा? प्लस 3 3 जा 9। जे को जैसे करते हैं तो जे जे 1 के बराबर है, बाकी जैसे करूंगा तो 0 आंसर आएगा। इसी तरह 4 8 जा 32। कितना हो गया? 32 34 44 44 और 9 53। अब देखो ये नंबर आ गया, इस तरह नंबर करना आएगा। यहाँ तक उतार लो, फिर करते हैं आगे। डॉट प्रोडक्ट की बात है, उसी तरह ही हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, जो जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। शायद ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट एक और नाम आ गया इसका। यहाँ पे जो क्रॉस है इसका ताल्लुक होता है हमेशा साइन से। यहाँ पर लिखा हुआ है ए डॉट भी, यहाँ पर आएगा ए क्रॉस भी। तो ए क्रॉस भी हमेशा बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। और यहाँ पे एंड में एक यूनिट वेक्टर जरूर आएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। हमेशा क्रॉस के अंदर डायरेक्शन भी आती है। जब भी ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो एक नया वेक्टर बनता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर ए डॉट बी नंबर है ना। अब अगर ए क्रॉस बी होगा ना तो पता है क्या होगा? एक वेक्टर होगा। अब जाहिर है वेक्टर जब बनता है तो उस वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, तो ये डायरेक्शन ये एंड में शो करता है। क्लियर है? बोलो भाई। ये एन के ऊपर वो लगा हुआ है, एन के ऊपर कैप होता है, उसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू तो 1 होती है मगर ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी के अंदर भी हमें ये पता होना चाहिए कि आई डॉट आई क्रॉस आई इज इक्वल टू के, सॉरी जे क्रॉस जे और के क्रॉस के किसके बराबर होता है? वही बात कि अगर आई क्रॉस आई है तो दोनों वेक्टर आई पर है, तो कितना वेक्टर बनेगा? हाँ 1। और एंगल कितना बनेगा? 0। और साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के। तो ये कितना हो गया? आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के किसके बराबर होगा? 0। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ 0 ये ना डायरेक्शन कहाँ बची? जब मैं आई को क्रॉस आई कर रहा हूँ तो आई आई आएगा और साइन 0 आएगा। अब ये आई के बदले 1 आ गया, इस आई के बदले 1 आ गया, साइन 0 के बदले 0 आ गया। आंसर कितना हो गया? और अगर आई जे करेंगे हाँ, तो उसके अंदर मसला आएगा। अगर मैं बात करता हूँ आई क्रॉस जे की और जे क्रॉस के की या के क्रॉस आई की, तब कहानी डिफरेंट है। देखो आई को जे से मल्टीप्लाई करना और क्या है इसका फीचर साइंस, इधर समझो भाई। याद रखना, जब भी आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये मेरे पास आई है और ये मेरे पास जे है। ये आई और ये मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है। ये मेरे पास आई है, ये मेरे पास जे है। जब मैं इस आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर बनेगा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, सही है। अगर मैं इस आई को जे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक नया वेक्टर बनता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, उसको बोलते हैं ये, जो डायरेक्शन होती है के वेक्टर। बात समझ आ रही है कि कहाँ पे बन रहा है? जब मैं आई पे एक को रख रहा हूँ, सही है, और जे पे एक को रख रहा हूँ, आई पे एक को जे पे एक को, ये से मल्टीप्लाई होगा तो नया वेक्टर बनेगा। ये कहाँ बनेगा? के पर। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा? के। अभी हमने पढ़ा था जब मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँ तो नया वेक्टर बनता है, तो नया वेक्टर बन तो रहा है।
इसी तरह जब मैं जे को कैसे करूंगा तब क्या होगा, वही कहानी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जे को कैसे, अब जे को कैसे करूँ क्या बनेगा, आई, क्या क्या होगा आई, के को ऐसे करो क्या बनेगा, जे। समझता है तुमको, सही है। एक और काम की बात, अगर मैं इसके अलावा कर दूं, जे को कर दूं आई से, तब क्या होगा, सेम सिनेरियो है, सेम। के बनेगा। मैं इस जे को आई से कर रहा हूं, जब मैं जे को आई से करता हूं तो ये वेक्टर यहां नहीं बनता, इसके अपोजिट बनता है, तो वो के का क्या होगा, माइनस के। बात समझ आ रही है, ये भी हो सकता है जी। बात ये है, ये तो बात अंडरस्टूड हो गई ना आपके। जब मैं इस आई को जे से कर रहा हूँ वेक्टर बाहर की तरफ बन रहा है, तो ये अलोंग जेड एक्सिस है, मगर जब मैं जे को आई से कर रहा हूँ तो अलोंग जेड तो नहीं बन रहा है, इसके बैक पे बन रहा है। अगर इस तरफ जेड पॉजिटिव है तो पीछे क्या होगा, जेड, तो यहाँ के नेगेटिव आ गया ना, इस तरह से होगी, ठीक है। तो याद रखो हमेशा जब भी वेक्टर्स दिए जाएंगे तो उसके अंदर ये कंडीशन से फॉलो होंगे। हाँ क्या, बताओ बताओ। एक और काम की बात समझ लो, ये तो हो गई बात जिसमें हम ये यूनिट वेक्टर में खेल रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो याद रखो ए क्रॉस बी अगर होगा ना, और मुझे ए और बी वेक्टर दिए हुए हैं, ये फॉर्मूला कब लगता है, ये और ये, जब मुझे ए बी के मैग्नीट्यूड दिए हुए हो, मुझे बोलते हैं ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, ये फॉर्मूला लग जाएंगे तुम्हें। अगर हमें बोल देंगे वेक्टर दिया हुआ है ए बराबर है 2i 3j 4k, तब क्या होगा, डॉट में तो इस तरह हो जाता है, क्रॉस में एक फॉर्मूला लगता है, उस फॉर्मूले का नाम है ए मल्टीप्लाई बाय बी आई जे के। यहाँ होता है ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ होता है बी एक्स बी वाई बी जेड। तो मसला है तो पूछ लो, यहाँ तक आपको क्रॉस प्रोडक्ट की चीजें सारी आनी चाहिए। हाँ एक सॉल्व करके दिखा दूंगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं उसी सवाल से करता हूँ, ठीक है, उसी सवाल से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आई जे और के, ए एक्स कितना है 2 है, ए वाई कितना है 3 है और 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 8 है। मैंने कहा था ए क्रॉस बी हमेशा क्या बनेगा, एक नया वेक्टर बनेगा, बोला था वेक्टर बनेगा। देखो कैसे बनता है, यहाँ से मैं आई को सपोज करूंगा, ये रो और ये कॉलम छुपा दो, याद है करना, इसको छुपाएंगे तो कितना बचेगा 3 3 4 8, फिर मैं लेता हूँ माइनस का जे। अब क्या होगा, जब माइनस का जे लूंगा तो यहाँ आएगा 2 6 और यहाँ आएगा 4 8, फिर मैं लूंगा प्लस का के, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, के में लूंगा तो क्या आंसर आ रहा है 2 3 6 3, ठीक है। यहाँ हो गया आई 8 3 था 24 और माइनस 4 3 था 12, यहाँ हो गया माइनस का जे 8 2 था 16 और माइनस 6 4 था 24 प्लस का के 2 3 था 6 माइनस 6 3 था 18, ठीक है भाई। 12 24 माइनस 12 कितना हो गया 12 आया उठा, यहाँ हो गया 16 माइनस 24 माइनस का 8 माइनस प्लस का 8 जे हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस माइनस का 12 माइनस का 12 की कोई मसला है तो पूछ लूंगी, आंसर आ जाएगा। नया वेक्टर बन गया, उसमें नंबर आ रहा था। जहां तक कोई भी मसले हैं तो पूछ लो, ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपके एमसीक्यूज ईकेट हर जगह बन सकते हैं। इसके दूसरे वाले वो भी तो होता है कि वो साइन चेंज हो जाती है। हाँ वो एडजॉइंट होता है, वो तो मैट्रिसेस फॉर्म में होता है ना, यहाँ हमने सिर्फ डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है। तो फिर तो माइनस कैसे है, ये डिटरमिनेंट है, कौन सा माइनस, 24 माइनस 12 बेटा 3 8 24 फिर माइनस आता है, फिर 4 12 माइनस आते हैं जी, फॉर्मूले का होता है डिटरमिनेंट का। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कर लो, कोई इशू है तो पूछ लो। देखो भाई यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक्स, एक है वेलोसिटी, जो आपको पता होगा वेलोसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए मैं ऊपर रखूंगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे रखूंगा टाइम, सही है। अब कुछ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे पहली मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ रखा मैंने टाइम और यहाँ रखा मैंने डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
अगर ये मैं इस तरह बनाऊं कर्व, तो इसका मतलब क्या है? ग्राफ इस तरह स्ट्रेट बन रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे नहीं हो रही, कम या ज्यादा नहीं हो रही। वेलोसिटी कहते हैं किसको है, जब टाइम टू टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या हो, चेंज हो। अब यहाँ चेंज ही नहीं हो रही, तो इसको बोलते हैं जीरो वेलोसिटी। ये ग्राफ कौन सा है? जीरो वेलोसिटी। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ग्राफ की। उसके अंदर एक और सिम्बलिज्म ग्राफ है, और अगर मैं इसको इस तरह बना लूं तो ये क्या कहलाता है? बोलो भाई। इसके अंदर अगर आप ये चीज और करो, जब टाइम बढ़ा 1 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट हुई 1, जब टाइम बढ़ा 2 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 2। मतलब टाइम टू टाइम जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। अगर लास्ट की बात करूं तो उसके अंदर ये आपका हो गया अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर आ गया आपके पास टाइम। सही है। और ये इस तरह बना दूं अगर मैं, अब यहाँ पे क्या सीन है कि मुझे ये नहीं पता कि इस पॉइंट पर कितनी है, और ये बढ़ती जा रही है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज आप पढ़ लो, वो है एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेम डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। जितना चेंज आ रहा है आपका वेलोसिटी में, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। अस्सलाम वालेकुम। बेहतर है। होल्ड कर रहा हूँ। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यहाँ पर एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डेल वी अपॉन टी। ठीक है। अब कितना चेंज आ रहा है आपकी वेलोसिटी में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। यहाँ तक वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है।